हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। यह हमारा फोर्थ लेक्चर है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस 3 लेक्चर्स और मेरे कंप्लीट लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, जहां पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिलेबस और जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, आपने जाना है टेलीग्राम पे। वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर पीडीएफ्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमने जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, वहां पे हमने एक चीज देखी थी। जितनी प्रोडक्शन हो रही थी उतनी इनकम जनरेट हो रही थी। जितनी इनकम जनरेट हो रही थी उतना ही हम एक्सपेंडिचर कर रहे थे। यानी आउटपुट, दैट इज टोटल प्रोडक्शन, इज इक्वल टू टोटल इनकम, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो इन्हीं के बेसिस पे हमारे पास 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। वो हमारे पास है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड। इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। ये सारे नाम हैं एक ही मेथड के। अब वैल्यू एडिशन, तो आपको पता है कि वैल्यू एडिशन होता क्या है। एक लकड़ी पड़ी हुई है, आपने किसी से खरीदी 100 रुपीज की। इसकी आपने चेयर बनाई, वो आपने बेची 500 रुपीज में। यानी 400 की आपने यहां पे वैल्यू एडिशन की। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू एडिशन करना। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या करता है, इट मेजर्स द नेशनल इनकम इन टर्म ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। हर एक जो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है, एक प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू एडिशन कर रहा है, वैल्यू एडेड मेथड इसी के जरिए से नेशनल इनकम को मेजर करता है इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। जितना भी कंट्रीब्यूशन है हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज का, सिर्फ ये लेता है कंट्रीब्यूशन। यानी किसने कितना कंट्रीब्यूट किया टू द प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। ये किसके बराबर होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर हम इसको एडजस्ट करके नेशनल इनकम तक पहुंचाते हैं, तो फिर हमारे पास बनता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो वैल्यू एडिशन हम कैसे देखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जैसे यहां पे मैंने आपको समझाया, आपने लकड़ी जो है वो 100 रुपीज की खरीदी, ठीक है। 500 रुपीज की उससे चेयर बना के बेचा। तो यहां पे आपकी वैल्यू एडिशन कितनी हुई, जो आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट थी, यानी 500 की चेयर माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी एज ए रॉ मटेरियल जो लकड़ी खरीदी वो आप माइनस करो। तो 400 रुपीज वैल्यू एडिशन हो गई। अब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो भी डेटा गिवन होगा, वहां पे हम देखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये किसके बराबर है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा सेल के बराबर। जितनी आप सेल करोगे वो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, सेल के बराबर तब होगा इफ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। जितने आपने प्रोडक्शन की थी वो सारा आपने बेच दिया, फिर तो हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर फॉर एग्जांपल कुछ चीजें आपने नहीं बेची, वो नहीं बिकी, वो आप कहां पे रखोगे, उसको आप इन्वेंट्री के अंदर जमा कर दोगे। तो इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, इट इज एडेड टू द फर्म्स इन्वेंट्री। जो फर्म की इन्वेंट्री है उसके अंदर जमा करोगे, तो फिर आपके पास
वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या रहेगा? सेल, जितना आपने बेचा, प्लस चेंज इन स्टॉक। ये जो ट्रायंगल जैसी है, इसका मतलब है चेंज, चेंज इन स्टॉक, यानी जो अपने आपने अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज किया, कुछ चीजें आपने इसमें ऐड की, तभी तो चेंज होगा ना, तो वो आपने प्लस कर देना है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये तो पता ही है कि वो सारे नॉन फैक्टर इनपुट। अब फैक्टरल इनपुट कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा जो भी हमारे पास है नॉन फैक्टर इनपुट, इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। यहां पे ज्यादातर किसको हम कंसिडर करते हैं? रॉ मटेरियल को। ये देखो, यहां पे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम यहां पे मान के चलते हैं एक फार्मर है जो कि वीट प्रोडक्शन कर रहा है। यहां पे हमने मेथड इस्तेमाल करना है वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले फार्मर आया अपनी खेत के अंदर, उसने सीड लाया, फर्टिलाइजर लाया, वगैरह वगैरह, और अच्छे से खेत को जोता। वहां पे उसको जो खर्चा हुआ ना, वो 200 रुपए का हुआ। यानी यहां पे इंटरमीडिएट कंजप्शन कितनी है? 400। फिर उसको फसल बनी, तैयार हो गई वीट, और 600 रुपए की वीट उसने बेची फ्लोर मिल वाले को। ठीक है, अब मुझे बताओ कितना वैल्यू एडिशन उसने किया? 600 माइनस 200। ये है फाइनल आउटपुट की वैल्यू, माइनस जो उसको खर्चा आया था। तो वैल्यू एडिशन 400 की। अब फ्लोर मिल वाले के पास गुंदम पहुंच गई। ठीक है, उसने इसका आटा बनाया और 800 रुपीज में बेचा। वैल्यू एडिशन कितनी हुई? 800 माइनस 600। 200 रुपए फ्लोर मिल वाले ने ऐड किए, इसने बेकर को बेचा, बेकर्स ने ब्रेड बनाए, उनको 1000 रुपए का बेचा। कितनी वैल्यू एडिशन हुई? 1000 माइनस 800। इसने भी 200 एडिशन कर दी। फिर ब्रेड जो है बेकर वाले ने शॉपकीपर को बेचे 1000 रुपए के, तो फिर इसने आगे बेचे 1200 रुपीज के। तो इसने वैल्यू एडिशन कितनी की? 200 रुपीज की। यानी 1200, इसको ऐसे लिखो, 1200 माइनस 1000। तो यहां पे तो टोटल वैल्यू एडिशन बाय ईच एंटरप्राइज, हर एक ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया, इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ गई टोटल वैल्यू एडिशन। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हर एक एंटरप्राइज कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज हैं, वो जितना कंट्रीब्यूट करेंगी, जब उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमेशा आपको याद रखना है, वैल्यू एडेड मेथड में जब भी हम वैल्यू एडिशन करते हैं, वो हमेशा आता है इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हमें निकालनी है नेशनल इनकम। इसको हम एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जी को चेंज किया एन में, तो यहां पे हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। ठीक है, आ गया एन। अब डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे। लेकिन एक और चीज है, यहां पे है मार्केट प्राइस और हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देते हैं, या माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करते हैं सब्सिडीज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज के बराबर। ठीक हो गया, तो यहां से हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाएगी लास्ट पे। फिर हमारे पास बनेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। देखो यहां पे मैंने लिखा है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वालों ने कितना कंट्रीब्यूट किया, सेकेंडरी सेक्टर वालों ने कितना कंट्रीब्यूट किया,
सर्विस सेक्टर वालों ने कितना कंट्रीब्यूट किया। इन सभी कंट्रीब्यूशन को जब आप प्लेस करोगे, आपके पास आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जो ही आपने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, आपके पास आ गया एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब मसला है मार्केट प्राइस और हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। निकाल दिए। अब आपके पास बन गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको चाहिए डोमेस्टिक, निकालना है नेशनल चाहिए, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया कि भाई जीडीपी है या नेशनल इनकम है, इसको आपने किस किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन जब आप एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे, यहां पे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। कौन सी चीजें आपको ऐड करनी है और कौन सी चीजें आपको ऐड नहीं करनी है। पहली चीज, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। जब भी आप कोई भी सेल या परचेज करोगे सेकंड हैंड गुड्स की, वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, बिल्कुल फ्रेश कार आपने खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है। जब आपने फ्रेश खरीदी, तब तो वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। हो गया ना। अब अगर फॉर एग्जांपल इसी गाड़ी को आप 15 लाख में भी बेचोगे ना, क्योंकि अब ये सेकंड हैंड गाड़ी है, आपने 15 लाख की बेची, फिर भी ये जो है नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। चाहे आप आपने महंगी बेची, चाहे आपने सस्ती बेची, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, कमीशन। अब जो आपने गाड़ी बेची, वो आपने बी के थ्रू बेची। इसने आपने इसको बोला यार प्लीज मुझे गाड़ी बेचनी है, मेरी गाड़ी आप बिकवा दो। इसके जरिए इसने सी को गाड़ी बेच दी। इसने कुछ कमीशन अपने पास रखी। अब ये जो कमीशन है ना, ये इंक्लूड होगी कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सिर्फ यहां पे जो कमीशन ये अर्न करेगा, तो उसकी जो इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। आपको होगी, क्यों होगी? बिकॉज ये जो बी है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्विसेज का रिटर्न इसको कमीशन मिली, इसलिए होगा। फिर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन गुड्स इज इंक्लूडेड। क्या मतलब इसका? आप एक प्रोड्यूसर हो, आपने राइस प्रिपेयर किया या व्हीट या एप्पल, जो भी आपने प्रोड्यूस किया, फिर आपने उसको कुछ अपनी कंजप्शन के लिए भी रखा। जो आपने अपनी कंजप्शन के लिए रखा ना, वो भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू है ना। अगर आप अपना राइस, आपने राइस की बोरी घर के अंदर रखी, अगर आप वो नहीं रखते, उसकी जगह पे आपको दूसरा राइस खरीदना था, यानी इस बोरी की कोई तो वैल्यू है ना, इसलिए इसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट। व्हेन फिक्स एसेट्स आर मेड फॉर ऑन यूज। जब हम फिक्स एसेट हायर नहीं करते हैं, यानी खुद ही उनको इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर हम क्या करते हैं, मशीनरी मार्केट से खरीदी और इंस्टॉल की। अब आप इतने काबिल हो, आपने खुद ही उसको घर पे बनाया और इंस्टॉल की, वो भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। बिकॉज उसकी कोई तो मशीन है ना। या फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग जो है किराए पे नहीं ली, आपकी अपनी बिल्डिंग थी, तो उसके अंदर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसकी भी जो वैल्यू है वो यहां पे इंक्लूड होगी। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये तो हम सबको पता है। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इन द नेशनल इनकम। Imputed rent on the owner occupied house is to be taken into the account. Very, very important. If a person lives in their own house,
अगर आप अपने घर में रहते हो, आप कोई भी रेंट किसी को पे नहीं करते हो, बट स्टिल दे आर गेटिंग हाउसिंग सर्विसेज, बट आपको फिर भी हाउसेज की सारी सर्विसेज मिल रही हैं। अगर आप किसी और के घर में रहते, वहां पे आपको रेंट देना पड़ता। वो कितना रेंट देना पड़ता, इसको हम कंसिडर करते हैं। हालांकि आप अपने घर में रहते हो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं अपने घर में रह के भी आप एक रेंट देते हो, इसको भी हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। So while estimating national income, economists treat it as if the owner is paying rent. इकोनॉमिस्ट इसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप अपने घर का रेंट देते हो, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्यूटेड रेंट। ये भी इंक्लूड होता है। फिर है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब जो खुद के लिए हम सर्विसेज देते हैं ना, ये नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी कोई मार्केट वैल्यू है ही नहीं। जैसे हमारी मम्मी है, वो कुकिंग करती है, हमारे लिए खाना वगैरह बनाती है, या आपके पापा हैं या आपका कोई बड़ा भाई है, वो आपको पढ़ाता है, वो एज ए टीचिंग सर्विसेज आपको दे रहा है, लेकिन वो अनपेड सर्विसेज हैं। ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब चीजें करते हैं, तो इनको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए जो भी सर्विसेज सेल्फ कंजप्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे 90% बच्चे फेल हो जाएंगे। मैं आपसे कहूंगा, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जैसे जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, क्या इसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं? आप में से 90% बच्चे कहेंगे हाँ करते हैं, लेकिन आपको खुद पता है कि नहीं करते हैं, हालांकि पता भी आपको। अब आप सोचोगे कि सर हमें कैसे पता? आप मुझे एक चीज बताओ, जब हम नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे, तब हम इंक्लूड करते हैं ना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन जब हमें जाना है नेशनल इनकम पे, यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट, हम करते क्या है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी उनको तो हम निकाल देते हैं ना, यानी एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहां पे ये फिर इंक्लूड नहीं होते हैं, हमें ये पता था। अब यहां पे प्रॉब्लम अराइज होती है डबल काउंटिंग की। जितने भी हमारे पास मेथड है, हर मेथड में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा अराइज होती है। इसलिए जब भी हम मेथड अप्लाई करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, सिर्फ दो मेथड, या तो आपको देखना है वैल्यू एडेड मेथड, हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितनी वैल्यू एडिशन कर रहा है, या तो वो आप देखो, या आप दूसरा मेथड अप्लाई करो, फाइनल आउटपुट मेथड। जो भी फाइनल प्राइस होगी वो आपने देखनी है कि वो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे व्हीट इज सोल्ड फॉर 500 टू फ्लोर मिल, फिर उसने आगे बेकर को बेचा, फिर इसी तरह से चलते चलते लास्ट पे हमारे पास जो ब्रेड्स हैं वो 900 रुपीज प्रिपेयर होके हमने उनको खरीदा और घर लिया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेंगे फाइनल वैल्यू, दैट इज 900 रुपीज। जो फाइनल वैल्यू थी ब्रेड की, वो हमने कंसिडर की। तो यहां पे हमने इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड करना है। तो या तो आप डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए आपको या तो लेना है वैल्यू एडिशन मेथड या फाइनल आउटपुट मेथड। अब यहां पे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछे जा सकते हैं। यहां पे कुछ डेटा गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए और फॉर्म बी। सबसे पहले हम फॉर्म ए का करेंगे, फिर इसी तरह से बी का भी करेंगे। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, जो फॉर्म ए है, इसने कितनी वैल्यू एडिशन की? देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सेल। अच्छा, इसने सेल जो की है ना वो 100
100 लाख की है, यानी 100 रुपीज मान के चलो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल बाय फर्म ए, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा क्या इसने कोई इंटरमीडिएट कंजप्शन की है या नहीं की है। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। अब कुछ चीजें फर्म ए ने फर्म बी से खरीदी थी, इसका मतलब हो सकता है रॉ मटेरियल हो, यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, माइनस परचेज फ्रॉम फर्म बी, ठीक हो गया। फिर हम देखेंगे सिर्फ फर्म ए का, क्या फर्म ए का कोई और डेटा भी गिवन है। हाँ, यहां पे मुझे दिखा क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग होगा तो ओपन भी होगा। ओपनिंग स्टॉक यानी सारी चीजें बिकी नहीं है, यहां पे कुछ चीजें इन्वेंट्री के अंदर भी गई हैं, तो यहां पे फिर आप करोगे प्लस चेंज इन स्टॉक, जो किसके बराबर होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां पे वैल्यू डालो 100 प्लस सॉरी -40 प्लस, यानी चेंज इन स्टॉक किसके बराबर है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे कितना था फॉर्म ए का 25, सॉरी ये ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक था 20 और ओपनिंग स्टॉक था 25, तो इसको हमने माइनस किया, -5 आया, इसको सिंप्लीफाई करके 55 लाख, यानी 55 लाख का वैल्यू एडिशन फर्म ए ने की। यहीं पे अब हम देखेंगे फर्म बी, सर आप खुद से ट्राई करो क्या करना है। सबसे पहले जो फर्म बी है इसने सेल कितनी की, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या इसने कोई इंटरमीडिएट कंजप्शन की है, बिल्कुल, इसने फर्म ए से कुछ चीजें खरीदी थी, यानी हो सकता है रॉ मटेरियल हो, तो माइनस हम करेंगे परचेज फ्रॉम फर्म ए, माइनस कर दिया हमने, ठीक हो गया। फिर हम देखेंगे क्या सारी चीजें बेची या कुछ इन्वेंट्री में भी डाल दी, तो यहां पे देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। ये देखो +35 लाख -45, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आ गया 130 लाख। तो ये है वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी। फिर हमारे पास है दूसरा पार्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपने देखना है टोटल वैल्यू एडिशन कितनी हुई है, तो कितनी होगी, जितनी वैल्यू एडिशन फर्म ए ने की है और जितनी वैल्यू एडिशन फर्म बी ने की है, ठीक है ना। हमारे पास हो गया जीडीपी। अब एक और चीज हमने देखनी है कि ये तो हमारे पास आ गया ना मार्केट प्राइस पे, अब यहां पे इन्होंने बोला है कि आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी यहां पे मैं करूंगा, या इसकी जगह पे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ठीक है। जरा यहां पे देखो, यहां पे लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ द फर्म, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास है, सब्सिडीज नहीं है, तो जो नहीं है तो आपको टेंशन क्यों है, जो है वही करो आप, तो माइनस आप करो इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्म ए ने 55 लैक्स का कंट्रीब्यूट किया, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया, फिर 130 लैक्स फर्म बी ने किया, माइनस हमने किए इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमारे पास आ गया 155 लाख जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यही हमें फाइंड करना था। यहां पे एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर आपको दूसरे पार्ट में नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करनी है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड में हम क्या करते हैं, जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज हैं वो सारा जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसको हम प्लेस करते हैं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, तो प्राइमरी टैरिशरी सेकेंडरी तीनों का लिखते हैं, ठीक है। माइनस हम देखेंगे क्या यहां पे कोई इंटरमीडिएट कंजप्शन हुई है, बिल्कुल, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इंपोर्ट्स परचेज्ड बाय, इन तीनों सेक्टर्स ने कुछ इंटरमीडिएट गुड्स लिए, यानी रॉ मटेरियल लिया होगा, तो इसको हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा, 800 प्लस 200 प्लस 300 -400 -100 -50, तो ये हमारे पास आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
अब हमने जाना कहां पे है? हमने जाना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास अभी निकल के आ गया GDP एट मार्केट प्राइस। यानी यहां पे कितनी चीजें हमें चेंज करनी है? जी भी चेंज करना है, डी भी चेंज करना है और मार्केट प्राइस भी चेंज करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमने यहां पे जी को कन्वर्ट कर दिया एन में, यानी एनडीपी एट मार्केट प्राइस। कैसे? हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, हो गया। फिर यहां पे आ गए हम मार्केट प्राइस पे। इसको हम चेंज करेंगे फैक्टर कॉस्ट पे। तो हमारे पास बनेगा एनडीपी, ये पी है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए हमें माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है। इस डोमेस्टिक को खत्म करके नेशनल बनाएंगे, यानी फिर हमारे पास बनेगा एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब यहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितने हमारे रेजिडेंट्स ने पैसे कमाए बाहर जाके, उसको हम करते हैं प्लस, और बाहर वाले जो हमारी कंट्री में पैसे कमाते हैं उनको हम करते हैं माइनस। वो दोनों चीजें यहां पे गिवन है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे रेजिडेंट्स ने जो बाहर जाके कमाई की, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेजिडेंट, और जो हमने फैक्टरल इनकम नॉन रेजिडेंट को दे दी। अब जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जीडीपी हमने पीछे कैलकुलेट किया तो वो यहाँ पे लिखा, बाकी वैल्यूज लिख के तो हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट होके निकल गई। इस तरीके से अगर आपके पास एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आए, आप आराम से कर सकते हो। तो आज के लिए हम इतना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास दो और मेथड्स हैं इनको हम पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है।